मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी ताथोड़े आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार मनस्विनी आयुर्वेद की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। Shilpi Doras ma'am is a surgeon. She is MBBS MS surgeon. Completed her UICC fellowship in surgical oncology, and she have completed her fellowship in breast cancer from Germany. So, madam is attached to the Ruby Hall Clinic, Aditya Birla and Jupiter Hospital in Pune, and she's also recently started her new clinic, Heart and Breast Care Clinic at Pimpri, Pune. So she is available 24/7 for all of us for guidance about the breast care and breast problems. So, ma'am, shall we start our questions? Yes, we can start. And one thing I want to tell, कि Heart and Breast Care Clinic is not a new clinic. It is there from past 5 years and we are running. We just shifted at the new place. That's the only thing. तो हमने अभी अपना नया वेंचर थोड़ा सा बढ़ा दिया है. So that's very great, ma'am. So people will get to know through this platform that the service of the doctor is available for them at their place. Sure. So, yes. Ma'am, my first question is, why this October month is called as a pink month all over the world? What is the reason to celebrate the awareness of the breast cancer? Okay. सी ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली कि अक्टूबर मंथ को पिंक मंथ क्यों कहा जाता है, क्यों हम अक्टूबर मंथ में पिंक पहनते हैं. आपने भी पहन रखा है, मैंने भी पहना है. बहुत लोग अवेयरनेस पिंक कलर के थ्रू फैलाते हैं. सो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि पिंक जो हम सिंबलाइज करते हैं वो फीमेल्स की तरफ करते हैं. पिंक इज फॉर वुमेन एंड ब्लू इज फॉर मेल्स. ये जनरली है कि कोई भी मेल की वार्डरोब में ब्लू के अलावा कोई कलर ज्यादातर दिखता नहीं है और फीमेल्स की वार्डरोब्स में पिंक के अलावा कोई कलर ज्यादा दिखता नहीं है. सो पिंक इज बेसिकली अ फेमिनाइन कलर. एंड अगर हम अक्टूबर को इससे लिंक करते हैं तो वर्ल्ड वाइड क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का चांस डे बाय डे बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है. सो जब उसके चीजें बढ़ने लगती हैं, कोई कैंसर बढ़ने लगता है, तो ये सारे ही डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके बारे में सबको जानकारी दें. वो क्यों बढ़ रहा है, नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी इसके बारे में अवेयर होनी चाहिए. तो उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए, उस अवेयरनेस को सबके सामने साथ में डिस्कस करने के लिए अक्टूबर मंथ को पिंक मंथ भी कहा जाता है. द अदर रीजन इज, इसको ये नहीं कह सकते कि एकदम सेलिब्रेट करने के लिए हम अक्टूबर मंथ को पिंक कलर की तरह सेलिब्रेट करते हैं, बट यस हम लोग हाईलाइट करते हैं मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स को. वर्ल्ड वाइड तो कुछ कुछ कंट्रीज पूरी पिंक कलर में सजा दी जाती हैं इस मंथ में, क्योंकि उनको उस कैंसर के लिए जो पुअर पॉपुलेशन है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए. सो ये हमारी कंट्री में भी अभी स्टार्ट हो गया है. सो वो फंड्स पूरे साल के लिए इकट्ठा करने के लिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं उतना फैलाते हैं. कैंप्स करते हैं, जूम मीटिंग्स करते हैं जैसे आपने किया. सो उस टाइप से हम अवेयरनेस फैलाएंगे. जब अवेयरनेस फैलाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट्स अवेयर होंगे, वो आएंगे हमारे पास. प्लस कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस उसमें चैरिटी के लिए इन्वेस्ट करती हैं. तो उस जरिए हम अक्टूबर मंथ को एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर मंथ या ब्रेस्ट डिजीजेस मंथ की तरह ले सकते हैं. सो दैट इज व्हाई अक्टूबर पूरे वर्ल्ड वाइड में पिंक मंथ या पिंक अक्टूबर बोलते हैं. या रनिंग्स होते हैं, बहुत सारी जॉगिंग्स होती हैं, मैराथन्स होते हैं, वो सब इसीलिए होते हैं. एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, आपने सुना होगा मिलिंद सोमन ने पिंक अक्टूबर किया. सो ये रन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि वो फंड्स इकट्ठे किया जा सके और वो फंड्स को ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सके. That is very true. Like yes, pink सिर्फ celebrate करना नहीं है. So it has a long history behind that. So किसी भी चीज के लिए awareness create करना और practically उस चीज के लिए help out करना, इन सभी के लिए ये सब किया जाता है. So that is very appreciable. Now my next question is, what is the incidences of the breast cancer? उसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? Is this really a very big serious issue and one should get
रिकॉग्नाइज कि है ना इसको महत्व देना चाहिए? सी पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इंसिडेंस मतलब क्या होता है। इंसिडेंस मतलब अगर हम जैसे 100 लोगों को टेस्ट करते हैं, तो उसमें से उन टेस्टिंग में से, टेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, एग्जामिनेशन टेस्ट हो सकता है, कोई भी स्क्रीनिंग टेक्निक, या फिर कोई नया सीटी स्कैन या मैमोग्राफी इस टाइप से। सो कोई भी 100 लोगों को अगर हम स्क्रीन करते हैं, तो उसमें अगर 10 लोग हमको पॉजिटिव मिलते हैं कैंसर के लिए, तो उनका इंसिडेंस 10:100 हो जाता है। मतलब 100 लोगों में 10 लोगों को कैंसर होने की संभावना है या है ऑलरेडी। सो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। सो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस क्या है, पहली चीज तो जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है वेस्टर्न कंट्रीज में, वो हमारे कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है, 1:8। उसके रीजन है जो मैं आपको बताऊंगी। एंड अपनी कंट्री में वही इंसिडेंस 1:22 टू 1:28 है। अभी ये इंसिडेंस पहले तो काफी कम था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रीजन बिकॉज क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ हैबिट्स जो हैं वो ही ऑप्ट कर रहे हैं, सारी हैबिट्स ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड अपनी जो नॉर्मल रूटीन की हैबिट्स थी, जो गांव की हैबिट्स थी, जैसे कि रेगुलरली वॉक करना, या फिर एक टाइम पे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली मॉर्निंग खाना, फिर उसके बाद लेट में शाम को सोने से पहले जल्दी सोना, अच्छी नींद लेना, सनसेट के पहले रात का डिनर खत्म कर लेना। सो ये चीजें हमारी भी चेंज हो गई। हम लोग लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, कम सोते हैं और ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और एक्सरसाइज का तो नामो निशानी नहीं है। तो कहीं पर भी जाना है, इवन पास में भी जाना है, तो हम ऑटो, बाइक या फिर रिक्शा से जाएंगे, ऑटो रिक्शा से। ओला इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज। सो हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट निल हो चुकी है। एंड लेडीज मुझे बोलती हैं कि घर पे काम इतना रहता है कि हम एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बट एक्सरसाइज करने का टाइम मिलना नहीं चाहिए, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। जैसे जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, आजकल सेल्स लगी हुई है, तब आप 3 घंटे भी घूम लेते हैं एंड आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट अभी एट प्रेजेंट अगर आपको कोई बोलता है कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए आप वॉकिंग कर सकते हैं क्या, तो वो उसको बोझ की तरह लेते हैं। सो उसमें इंसिडेंस मतलब बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हम उसको ट्रीटमेंट की तरह ले रहे हैं। हम उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो वो चीज हमको अगर 10 साल बाद होनी है, तो वो 30 साल बाद होगी। ये अगर सोचना रहे, तो उस इंसिडेंस को भी कम किया जा सकता है, जो कि डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Yes. अगर हमें प्रिवेंशन करना है तो डेफिनेटली द इंसिडेंसेस विल गेट रिड्यूस। Yes. तो सबको ये सोचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, सोने में करते हैं, कपड़ों में करते हैं, स्थावर मालमत्ता में करते हैं, तो इससे ज्यादा अगर हम हमारे समय की इन्वेस्टमेंट हमारे आरोग्य का रक्षण करने के लिए करेंगे, तो डेफिनेटली इंसिडेंसेस भी कम होंगे और हमारे आगे जाके जो रिस्क फैक्टर्स है वो भी कम हो जाएंगे। मैं और जानना चाहूंगी मैम कि और क्या कारण है जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं? हाँ, ये तो एक छोटा सा कारण था, जो डे टू डे लाइफस्टाइल, जो पेशेंट्स जनरली सबको इंटरेस्ट रहता है जानने के लिए कि इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है, तो हम किसी ना किसी चीज पे नाम लगा देते हैं। अदर थिंग इज मेडिकल के अकॉर्डिंग इंसिडेंस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ये एक निग्लेक्टेड कैंसर, मतलब लोग ध्यान नहीं देते थे इसके ऊपर। लोगों के स्तन में ये कैंसर रहता था, गांठ की तरह से आता था, और जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता था कि वो उनको प्रॉब्लम्स देने लगे, मतलब उनको दिक्कत देने लगे, जैसे कि ब्रेस्ट पेन हो गया, या फिर बहुत ज्यादा उसमें इतनी सूजन आ गई कि उनको फीवर वगैरह आने लगा, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनकी बोन्स फ्रैक्चर हो गई, तो वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में पकड़ा जाता था, जो कि आज भी कॉमन है बहुत हद तक। सो ब्रेस्ट कैंसर एक निग्लेक्टेड कैंसर है, इसलिए उसका इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ रहा है। क्योंकि वो निग्लेक्टेड कैंसर है, तो उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग कैंप्स लेते हैं, हम लोग ये सब सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि लोगों को जल्दी पकड़ा जा सके। अभी वो जो पकड़ में आता है कैंसर, वो तभी आता है जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को मिलेगा और कुछ टेस्ट करवाएगा,
जिसमें क्या आता है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और आता है मैमोग्राफी और सोनोग्राफी, क्योंकि इन चीजों का लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, फीमेल्स को पता चल रहा है, हस्बैंड्स को पता चल रहा है, तो वो एक बार एग्जामिनेशन करने के लिए आ जाते हैं, एंड जिसमें एक्सीडेंटली ये डिटेक्ट होता है, कई बार स्टेज 1 में, कई बार स्टेज 3 में, कई आपको पता नहीं होगा कि कई लेडीज जो आती हैं वो स्टेज 3 स्टेज 4 में आती हैं, एंड उनको ये पता ही नहीं रहता कि ये 9 महीने से है या 9 साल से है गांठ। सो इस वजह से इंसिडेंस ज्यादा डिटेक्शन की वजह से भी बढ़ रहा है, बट वो अच्छी चीज है। Yes. Early diagnosis, early cure is more important for this. So मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है या फिर सेल्फ एग्जामिनेशन पेशेंट कैसे करे कि जिसके कारण उन्हें समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है. What are the symptoms for that? ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं एक एक करके आंसर दूंगी उसका। सबसे पहले तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है कैसे मिलता है या कैसे पकड़ में आता है और उसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। सो जो हम बताते हैं कि ज्यादातर फीमेल्स को क्या करना चाहिए, हमेशा वो हमारे पास तो नहीं आ सकते, हम एक एज लिमिट डिसाइड कर दिए है कि 20 के बाद, 20 to 25 ईयर्स के बाद, जब गर्ल्स जो होती हैं वो एडल्टहुड में एंट्री करती हैं, यंगस्टर्स में एंट्री करती हैं, यंग रहती हैं, जिस टाइम उनकी शादी नहीं होती है, मोस्टली 20-25 एज में आजकल नहीं होती है, तो उस एज में वो अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट करें तो एट द एज ऑफ 30-35 उनको अपने ब्रेस्ट के बारे में अवेयरनेस रहेगी, उन्हें पता चले रहेगा कि ब्रेस्ट कैसा है। अब आप ये पूछेंगे कि इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे आप अगर किसी सिल्क के क्लॉथ को फील करते हैं तो वो आपको पता है कि वो सिल्क है, लेकिन अगर कोई इंसान है जिसने कभी सिल्क का क्लॉथ फील ही नहीं किया है एंड आपने उसको बोला कि वो सिल्क है, तो उसको नहीं पता रहेगा कि सिल्क और मलमल के कपड़े में क्या डिफरेंस है। सो ब्रेस्ट अगर वो 25 ईयर्स के एज पर एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं, एवरी मंथ, हर महीने करना चाहिए। पीरियड्स के 5 से 7 दिन बाद, पीरियड्स के टाइम पे नहीं करना चाहिए, पीरियड्स के पहले भी कोई आइडिया नहीं है, बट एटलीस्ट 7 डेज के बाद, पीरियड्स के फर्स्ट डे के 7 डेज के बाद अगर वो अपना ब्रेस्ट अच्छे से एग्जामिन करते हैं, जिसके बहुत सारे लीफलेट्स अवेलेबल हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। एक ही दिन करिए, एक ही बार करिए, 15 मिनट से 20 से 25 मिनट आराम से करिए, शुरू में टाइम लगेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपके हाथ की 3 फिंगर्स, दीज 3 फिंगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको कभी भी ऐसे फील नहीं करना है ब्रेस्ट को, पोकिंग वे में, फ्लैट ऑफ द फिंगर, लूज होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए ताकि आप ब्रेस्ट को फील कर सकें। सिटिंग पोजीशन में नहीं करना है, हमेशा लाइन डाउन पोजीशन में करना है, या फिर एक पिलो पीछे लेकर आप थोड़ा सेमी रिकम्बेंट पोजीशन रहती है, मतलब 30 डिग्री आपका हेड अप रहे, उस पोजीशन में करके फील करिए। उसमें अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट चेस्ट वॉल के ऊपर रहता है, तो कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर होगा, कोई भी लंप होगा, तो वो इजीली फील हो जाएगा आपके हाथों को। बहुत जल्दबाजी मत करिए, टेंशन में मत करिए, आराम से टाइम निकाल कर करिए। आधा घंटा लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन हर ब्रेस्ट को 15-15 मिनट आप दे सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि लेडीज ट्राई करती हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सेम हैंड से करने का। हम हमेशा बोलते हैं, आपने अगर राइट हैंड लिया है तो आप लेफ्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन राइट हैंड से करिए, अगर लेफ्ट ब्रेस्ट है तो उसका राइट हैंड से करिए, क्योंकि कुछ जगह ब्रेस्ट की ऐसी होती हैं जो कि आपको सेम साइड के हैंड से फील नहीं हो पाएंगी। सो ये था सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में कि आपने 3 फिंगर से करना है, फ्लैट ऑफ द हैंड से करना है, आराम से फील करना है, सर्कुलर वे और अप एंड डाउन मोशन में, लीफलेट्स अवेलेबल हैं उसके, एंड प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, उतना लगाइए जितना आप अपनी क्लोज्ड आई बॉल के ऊपर लगा सकते हैं। 7 डेज आफ्टर द पीरियड्स करना है, एंड वंस इन अ मंथ ही करना है, एवरी डे नहीं करना है, एवरी 15 डेज भी नहीं करना है। वी नेवर से कि एक्स्ट्रा आप स्टिमुलेट करें अपने हार्मोन्स को, या फिर आप एक्स्ट्रा टेंशन लें एग्जामिनेशन करके। एग्जामिनेशन सेल्फ ब्रेस्ट का मतलब ये है
आपको अवेयर करवाना आपके ब्रेस्ट के बारे में, ना कि आपको स्ट्रेस देना। सो ऐसे 12 महीने में अगर आप 12 बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, तो स्लोली स्लोली आपको पता रहेगा कि क्या चेंजेस आपके ब्रेस्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब साल दर साल कैसे चेंजेस आते हैं। अभी ये था सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जब आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना स्टार्ट करेंगे एवरी मंथ, तो आपको पता चलेगा कि ब्रेस्ट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आप ढूंढ सकते हैं। अचानक की चीज नहीं होती है, लेकिन आप कुछ साइन एंड सिम्टम्स अचानक से भी दिखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स मतलब ब्रेस्ट कैंसर किस तरीके से प्रेजेंट होता है, या ब्रेस्ट लम्प के क्या वार्निंग साइंस रहते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, एक मिनट मैम, एक सवाल है बिफोर गोइंग अहेड। जैसे कि आपने कहा अबाउट द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इट वाज वेरी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कि सब कर सकते हैं। मेरा एक सवाल था कि बिफोर 22 भी इंसिडेंसेस होते हैं क्या ब्रेस्ट कैंसर के? और जो टीनेजर्स गर्ल्स होती है, दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट देयर ब्रेस्ट ग्रोथ, तो उनके लिए भी आप कुछ बता सकते हैं तो? सी ब्रेस्ट ग्रोथ एंड ब्रेस्ट लम्प्स टोटली डिफरेंट रहती है, दो चीज। यस, सो यस, ब्रेस्ट ग्रोथ आ जाते हैं आपके हार्मोनल चेंजेस से ही रिलेटेड रहते हैं, लेकिन वो एक कॉस्मेटिक थिंग जो कि डे बाय डे होती है एंड उसके एजेस के अकॉर्डिंग होती है ब्रेस्ट ग्रोथ। सो यंगस्टर्स में कभी कभार ब्रेस्ट इतना ज्यादा ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन वंस दे गेट मैरिड, प्रेगनेंसी के टाइम पे हम बोलते हैं मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, तब वो ग्रो हो सकते हैं। ये भी हो सकता है वो ग्रो होने के बाद बैक टू नॉर्मल चले जाए। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सेम वैसे ही रहेंगे, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। बट उसका कोई उपाय नहीं है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हार्मोन्स हम लोग देते नहीं है, नहीं तो बाकी कैंसर के चांसेस राइज हो जाते हैं। सो ये एक डिफरेंट इशू है। लेकिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक अकेली चीज नहीं है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करती है। मेरे को मैं वही बताना चाह रही थी कि 20 के बाद से आपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर दिया, बट आफ्टर द एज ऑफ 30-35 अगर कुछ, या कभी भी किसी को ब्रेस्ट लम्प फील होता है, कुछ वार्निंग साइंस लगते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर के पास आना है और चेकअप करवाना है। ऐसे केसेस में हम मैमोग्राफी एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि मैमोग्राफी की जो डेडलाइन है, मतलब कब से स्टार्ट करनी चाहिए, वो है 40 इयर्स एंड अबव। 40 इयर्स के बाद ही मैमोग्राफी की जानी चाहिए आइडियली, अगर पेशेंट, अगर लेडीज को कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं। अगर कोई सिम्टम्स है तब भी हम मैमोग्राफी इनिशिएट नहीं करते। यंग ब्रेस्ट में मैमोग्राफी करने का ज्यादा यूज नहीं है। उन केसेस में हम अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करते हैं, जिससे कि ना उनको रेडिएशन जाता है, ना ही वो दिक्कत होती है जो उनको मैमोग्राफी के टाइम पे पेन हो सकता है थोड़ा बहुत। इसलिए एक एज के बाद ही मैमोग्राफी की जाती है। लेकिन मैमोग्राफी का भी अपना एक रूल है, क्योंकि 40 के बाद कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। एजिंग के अकॉर्डिंग सारी डिजीजेस के चांसेस बढ़ते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसलिए वो मैमोग्राफी का स्टेजिंग है कि वो आपको 40 के बाद ही ऑफर की जाती है। उसके बिलो पेशेंट यंग रहते हैं, आपके सेल्स यंग रहते हैं, कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन नन नहीं रहते। ये हमेशा याद रखना है। मैं ये नहीं कह सकती कि 20 साल के पहले कैंसर नहीं होता है, बिकॉज मैंने खुद में एक 18 साल की लड़की को ऑपरेट किया है जो जिसको कैंसर था ब्रेस्ट का। तो वो मुझे, मेरे लिए भी नई चीज थी आज से 5 साल पहले। तो एंड कुछ लड़कियां हैं जो 21 साल 22 साल की हैं, उनमें कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं थी। हाँ, लेकिन एक किसी इंडस्ट्री में काम करती थी उसकी मदर, तो शायद वो केमिकली इंड्यूस्ड हो सकता है, जो कि वन ऑफ द फैक्टर है। लेकिन निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, पर एक्सीडेंटली एक आध को निकल सकता है। पर इंसिडेंस जो है 30 साल के बिलो, मतलब 25 साल के बिलो कम ही रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। यंग एज में ज्यादातर बिनाइन लम्स रहते हैं, यानी नॉन कैंसरस लम्स। बट अगर निग्लेक्ट नहीं करना उसको, आप डॉक्टर से मिलो, उनसे पूरा जानकारी लो, जितने क्वेश्चन है पूछो, उसका कोई टेस्टिंग है वो कर लो, ताकि आप 100% श्योर हो जाओ कि नॉन कैंसरस है। एक बार नॉन कैंसरस प्रूफ हो गया, देन आपकी टेंशन 100 से हाफ हो जाएगी। एंड व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइंस कि जिससे हमें समझे कि अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ये कैंसर हो सकता है? मोस्ट कॉमन साइन तो ब्रेस्ट लंप ही है,
अभी भी। तो लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट पेन सबसे ज्यादा कॉमन साइन है, एंड जब पेन होता है तो लोग दौड़ के आते हैं हमारे पास एंड बोलते हैं कि ब्रेस्ट पेन है, क्या मुझे कैंसर के चांस तो नहीं है। बट ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेस्ट लंप मोस्टली पेनलेस रहते हैं जो कैंसर के रहते हैं। जो कैंसर के लंप रहेंगे वो इनिशियल टाइम में पेनफुल नहीं रहते, वो इसीलिए निग्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो दर्द नहीं देते। अगर कोई चीज आपको दर्द दे रही है, आपको वो चुभेगी और आप डॉक्टर के पास आओगे उसका निदान करने के लिए। लेकिन कोई चीज आपको अगर चुभेगी नहीं, वो पेनलेस है, दर्द नहीं कर रही है, तो वो चाहे जितनी भी बड़ी हो, आप उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। सो ये निग्लेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रेस्ट लंप जो कि पेनफुल ना हो, अभी रिसेंटली आया हो या बहुत पहले से हो, इज ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो जब तक वो लंप का डिटेक्शन होता नहीं है कि वो किस तरीके का है लंप, उसके सेल्स नहीं मिलते, मतलब उसकी बायोप्सी या फिर एफएनएसी नहीं होती है, तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि वो पैथोलॉजिकल यानी उसके सेल लेवल पर वो कैंसरस है या नहीं। सो ये जानना बहुत जरूरी है। ये पहला आ गया हमारा वार्निंग साइन एंड सिम्टम। अदर थिंग जो दूसरा है वो है ब्रेस्ट के साइज में चेंज होना। अभी ये ब्रेस्ट का साइज में चेंज होना, इसका बहुत ही डिफरेंट वर्जन भी है। कई लोगों का ब्रेस्ट एक छोटा एक बड़ा रहता है, यंगस्टर्स वो उस चीज को वार्निंग साइन ले लेते हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे यंगस्टर्स ध्यान से सुने कि आपका एक ब्रेस्ट अगर छोटा है और बड़ा है, आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो। जनरली दोनों ब्रेस्ट एकदम सेम नहीं रहते, 70% ऑफ वुमेन्स में अनइवन थोड़ा सा ब्रेस्ट रहता है। लेकिन अगर कोई भी रीसेंट चेंज आया है ब्रेस्ट के साइज में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ महीनों से एक ब्रेस्ट ऊपर है, एक ब्रेस्ट नीचे लटक रहा है, सो वो इम्पोर्टेंट है। सो उसको बोलते हैं रिसेंट चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेस्ट। थर्ड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है निपल में से डिस्चार्ज। ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट की स्किन के अलावा वहां पर एक ब्राउन कलर का एरिया रहता है जिसको हम एरियोला बोलते हैं, और उस पर एक निपल रहती है। निपल के अंदर सारी डक्स रहती हैं, जो डक्स ब्रेस्ट के अंदर रहती हैं। जो कैंसर रहता है वो इन डक्ट से ही मोस्टली निकलता है। जो सबसे कॉमन कैंसर रहता है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, वो ब्रेस्ट के अंदर ही रहेगा, लेकिन वो डक्ट्स में रहता है, तो वो कई बार निपल डिस्चार्ज की तरह अपना इंडिकेशन देता है। सी, ये गॉड गिफ्टेड थिंग है। कोई भी आजार अपने को होने वाला होता है तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमेशा देता ही, शुरुआती दौर में या लेट साइन में। तो आपने उसको निग्लेक्ट नहीं करना, उन चीजों को पकड़ना है, ध्यान देना है उन चीजों पे। फोर्थ है ब्रेस्ट की स्किन पे कोई चेंज हो जाना। आपने नारंगी, संतरा, ऑरेंज देखा होगा, उसकी स्किन पे कैसे बबल्स बबल्स रहते हैं। उस टाइप का चेंजेस अगर किसी को दिखते हैं स्किन पे, ब्रेस्ट की स्किन पे रिसेंट है, वो भी एक साइन सिम्टम रहता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। एंड कुछ चीजें ब्रेस्ट में नहीं रहती हैं, वो बाहर भी रहती हैं। अभी निपल डिस्चार्ज तो मैंने आपको बता दिया। निपल का शेप चेंज हो जाना, उसमें कोई ग्रोथ होना, उसमें बार बार इचिंग होना या उसका टूट जाना, ये भी एक टाइप के कैंसर का साइन सिम्टम है। निपल का अंदर धस जाना, ब्रेस्ट के अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाना, बचपन से नहीं, कंजेनाइटल निपल इन्वर्जन अलग चीज रहती है और रिसेंट अंदर जाना अलग चीज है। निपल का बाहर ज्यादा प्रोट्रूजन होना और उसमें कोई ग्रोथ होना, उस पर बबल्स आना। सो ये सारी चीजें ध्यान देनी है। प्लस आपके बगल में आर्मपिट में अगर कोई गांठ आती है, आपको ब्रेस्ट में फील नहीं हुई, नहाते वक्त आपको आर्मपिट में कोई गांठ फील हुई, तो कई बार ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाता और आर्मपिट में फैल जाता है, या आर्मपिट के पास की ब्रेस्ट एरिया में भी, ब्रेस्ट पूरा आर्मपिट तक भी जाता है, आर्मपिट के बॉर्डर तक, तो वहां पर भी कई बार कैंसर की तरह वो दिखता है, वो लंप की तरह दिखता है। और लेट केसेस में कई बार यहाँ पर कॉलर बोन के नीचे भी कोई गांठ दिखती है। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर जो रहते हैं, जो लास्ट स्टेज रहती है, उन केसेस में पेशेंट्स को फ्रैक्चर्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, रिसेंट फ्रैक्चर्स होते रहते हैं, हिप का फ्रैक्चर, बैक का फ्रैक्चर, क्योंकि तब तक ब्रेस्ट कैंसर बोन्स में फैल चुका होता है। उनको चक्कर आने लगते हैं, ब्रेन में फैल चुका होता है। उनको यूट्रस में अगर फैलता है तो मेंसेस का प्रॉब्लम आने लगता है, या फिर एब्डोमिनल ग्रोथ होने लगती है जो कि
किसी और तरीके से यूरिनरी प्रॉब्लम या फिर यूट्रस की प्रॉब्लम की तरह इंडिकेट करती है। सो ये सारे बाद के सिम्टम्स हैं, बट शुरू में तो लंप इन द ब्रेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम एंड निप्पल डिस्चार्ज या निप्पल का शेप और साइज में चेंज होगा। Definitely. So one should go as early as possible as they detect any lump or any changes, as Dr. Shilpi ma'am told us, like lump है या फिर ब्रेस्ट के साइज में चेंज है या फिर निप्पल का अंदर आना या बाहर जाना है या ब्रेस्ट का लटकना है, एंड इवन जहाँ पे ब्रेस्ट के टेल्स लगे हुए होते हैं, जैसे कॉलर बोन के नीचे है, अंडर आर्म्स में है और ब्रेस्ट के पीछे की तरफ है, तो कहीं पे भी अगर आपको लंप या गठान दिखाई देती है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तभी जाके हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे और अर्ली ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ताकि ये आपके पूरे शरीर में फैले नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे दर्शकों को विनती है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस में सक्सेसफुल हो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी को ये गठान महसूस होती है या कोई सिम्टम्स लेकर आपके पास आता है, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप अहेड, यानी कि डायग्नोसिस की तरफ क्या स्टेप होगा आगे का? क्योंकि लोग डरते हैं कि लंप है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर बहुत खर्चा होगा, फिर डायरेक्ट कैंसर ही डिटेक्ट होगा और फिर हमारे लाखों रुपए चले जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि लंप है, और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी शायद कि ब्रेस्ट कैंसर फैलता नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं दो चीजों में डिवाइड करूंगी, उसको दो चीजें बताऊंगी। पेशेंट्स आते हैं और मैंने जैसे बताया कि ब्रेस्ट पेन के लिए पेशेंट्स जब आते हैं और उनको लगता है ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, मैडम बस एक बार बोल दे कि ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, सो मैं ये उपवास रखूंगी या फिर मैं ये इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी। सो जनरली ये पेशेंट्स बताते हैं हमारे पास। ये धारणा रहती है जब आप ओवर कॉन्शियस है, एक रहता है अंडर कॉन्शियस होना, एक रहता है ओवर कॉन्शियस होना। सो कुछ पेशेंट्स, वही मैंने बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना तो है लेकिन खुद को स्ट्रेस नहीं करना। स्ट्रेस आ जाता है ये भी बोलते हैं पेशेंट्स, तो लेकिन स्ट्रेस लेना नहीं, ये आपने हैबिट में डालना पड़ेगा। सो जब कोई लंप अगर डिटेक्ट होता है, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इवन हमें रेफर्ड पेशेंट्स भी आते हैं, जैसे गायनिक से भेजे हुए या फिर दूसरे फिजिशियन से भेजे हुए कि इनको लंप है एंड देखिए इनको कैंसर है कि नहीं, ये डिटेक्ट करने की कोशिश करें। तो हम एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ ब्रेस्ट पैल्पेट करते हैं, एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी डे इतना हो ही जाता है हमारा। तो हम डिटेक्ट तो कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का लंप कैसा रहता है और नॉन कैंसरस लंप कैसा रहता है, उसके टेक्सचर में, उसके साइज शेप में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जिससे हम ऑलमोस्ट 70 to 80% श्योर हो जाते हैं। जब हमें ये श्योरिटी आ जाती है कि ये कैंसरस लंप है, तो हम उसके लिए उस हिसाब से टेस्ट करते हैं। और अगर हमें ये लगता है कि ये नॉन कैंसरस लंप लग रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि अर्ली एज में नॉन कैंसरस लंप्स रहते हैं जो कैंसर नहीं रहते हैं, उनको हम सिर्फ एक सादा सोनोग्राफी करते हैं एंड उसके बेसिस पे, हमेशा नहीं कभी कभार उसमें भी चॉइस रहती है कि करना है या नहीं, तो वो लंप का साइज क्या है, कैसा शेप है, उसमें पानी की गांठ है या फिर वो सॉलिड एप्पल की तरह गांठ है, ये चीजें हमें पता चल जाती हैं एंड उसके हिसाब से हम उसमें टेस्ट एडवाइस करते हैं या कुछ भी एडवाइस नहीं करते हैं। एक बायोप्सी करके अगर वो नॉन कैंसरस प्रूव होता है तो पेशेंट्स उसको रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड हम ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर फॉलो अप पे रखते हैं। हर लंप रिमूव करना पड़ेगा ऐसा जरूरत नहीं है, ये पेशेंट्स की धारणा रहती है कि हर लंप रिमूव करना पड़ता है, बट यस वो लंप आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये गारंटी हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग सब चीजें चेंज होती हैं। कोई अगर ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपने रोड साइड घर लिया है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, या आपने अंदर की तरफ घर लिया है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। वैसे ही आपकी बॉडी है, बॉडी में डे टू डे चेंजेस आते हैं, तो आगे जाके कोई चीज कन्वर्ट होने वाली है या नहीं, ये 100% श्योरिटी नहीं दी जा सकती, बट एटलीस्ट अगर 70-80% भी श्योरिटी आपको मिल जाती है तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आइए स्पेशलिस्ट से मिलिए अगर आपको नॉर्मल फिजिशियन या गायनिक के क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं, जस्ट कि लंप है एंड कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। उसका टेस्ट होना जरूरी है
कि वो कैंसरस है या नहीं। दूसरा है, अगर हमें पता चलता है कि ये कैंसरस लंप लग रहा है, तो उन केसेस में हम लोग, मैंने बताया कि मैमोग्राफी करते हैं अबव द एज ऑफ 40 एंड बिलो, साथ में सोनोग्राफी भी की जाती है। ये आ जाते हैं आपके स्क्रीनिंग टेक्निक्स में। अगर कोई यंग पेशेंट है तो उसमें सोनोग्राफी की जाती है, कई बार एमआरआई ब्रेस्ट करवाना पड़ता है, कई बार नहीं भी करवाना पड़ता है, डिपेंड्स। एंड फाइनल उसका डायग्नोसिस बनता है जब हम उसकी बायोप्सी करते हैं, क्योंकि बायोप्सी यानी सेल्स के अलावा ये प्रूफ नहीं किया जा सकता फुल्ली 100% कि वो कैंसरस लंप ही है या नहीं। अभी आजकल बायोप्सी बहुत ही एक्चुअली छोटी तरीके की एंड बहुत ही नॉन पेनफुल तरीके की बायोप्सीज आ गई हैं, जो एकदम एक पिन की नीडल के बराबर से हम बिना टाके की बायोप्सी कर सकते हैं एंड उससे हम लंप को तोड़ सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये लैप्रोस्कोपी टेक्निक नहीं होती। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है कि क्या लैप्रोस्कोपी होती है ब्रेस्ट में? नहीं। कॉमन सेंस की बात है, लेप्रोस्कोपी वहीं हो सकती है जहां पर आप हवा भर सके, क्योंकि वहां के लिए गैस होना जरूरी है। तो वो आपका स्टमक है, उसमें आप गैस फिल कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रेस्ट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर आप हवा भर सके, CO2 गैस भर सके, तो इसलिए वहां पर लेप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं होती है। तो एक स्पेशल नीडल आती है, ट्रूकट बायोप्सीज बोलते हैं उनको, तो वो किया जाता है। उससे 3 से 4 दिन में पता चल जाता है कि वो कैंसरस लंप है या नहीं एंड किस टाइप का है। सो ये तो बेसिक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में ट्रिपल असेसमेंट। 3 चीजों का असेसमेंट: एग्जामिनेशन बाय ब्रेस्ट सर्जन, breast specialist, then mammography and sonography, if required biopsy और FNAC। ये 3 मिला के आपको एक कंक्लूजन दे ही देते हैं। Yes, definitely. So सारे दर्शक ध्यान से सुनिएगा। एज मैम सेड कि 3 स्टेप्स में आपको जाना है। देखिए, जैसे आपको अगर सेल्फ एग्जामिनेशन में पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आपको स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाना होगा। देन स्पेशलिस्ट विल डिसाइड कि आपको कौन से फॉलोअप के लिए जाना है। ऐसे नहीं है कि एक बार लंप आया तो कि सारे के सारे आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो जो स्पेशलिस्ट बोलेंगे वही टेस्ट करके आपको आगे की तरफ जाना पड़ेगा। वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम वन ऑफ माय ग्रुप डॉक्टर कि सिर्फ ब्लड टेस्ट से ये डिटेक्ट नहीं हो सकता क्या, और द व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड टेस्ट? वैसे मैं आपको ये बोलने वाली थी कि ये क्वेश्चन ऐड करो, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं कि ब्लड का टेस्ट, जैसे हम एनीमिया डिटेक्ट कर लेते हैं, वील डिटेक्ट की ब्लड का शुगर डिटेक्ट कर लेते हैं, डायबिटीज डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वैसे क्यों नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन? सी, ब्रेस्ट कैंसर जब हो चुका होता है तो कुछ टेस्ट रहते हैं ब्लड के जो पॉजिटिव आ जाते हैं ब्लड में, बट ब्रेस्ट कैंसर होने के पहले आप ये ब्लड से डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ब्रेस्ट कैंसर उसको है या होने वाला है। जब तक वो एक लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो ब्लड में फैलेगा। सो उसका आंसर जानने के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस कौन सी होती हैं। 3 डिवाइडेड स्टेजेस रहती हैं। एक रहती है प्री कैंसरस स्टेज, यानी कैंसर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि निप्पल के अंदर डक्ट्स रहती हैं, मिल्क डक्ट्स जिनको बोला जाता है, उनके अंदर अगर कोई कैंसर पनप रहा है, कोई बन रहा है, तो उसको बोलते हैं प्री कैंसरस स्टेज। जब वो उस डक्ट को बाहर तोड़ के आ जाता है, ग्रोथ उसकी बाहर हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्वेजिव, मतलब उसने उसको इन्वेजन कर दिया। जब वो इन्वेजिव हो जाता है तब वो ब्लड के थ्रू फैलता है। तो वो स्टेज में आपको ब्लड में कुछ मिल सकते हैं टेस्ट, लेकिन वो 100% ये नहीं बताते कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है। वो बताते हैं कि ये कैंसर है, इस पेशेंट को कैंसर होने की संभावना है, इसमें मैक्सिमम कैंसर के कण इसके ब्लड में घूम रहे हैं। जब तक कि उसमें ब्लड में वो आएगा नहीं तो वो ब्लड में टेस्ट में दिखेगा कैसे? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट हैं जैसे CA-125, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन रहते हैं जिसमें ओवेरियन कैंसर भी डिटेक्ट होता है। तो ये ब्रेस्ट और ओवरीज के कैंसर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर में इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन रहता है और सोनोग्राफी एंड मैमोग्राफी। That is true. So, blood test is not 100% for the pre-cancerous stage. It can be missed out.
तो जो मैडम ने पहले बताया है वो सारे सीक्वेंस पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन गोइंग फॉर द ओनली टेस्ट, राइट। सो अगर हमें जैसे कि पेशेंट को कुछ दिखता है, वो आपके पास आते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन उनका रहता है कि अगर मुझे कैंसर है तो वो क्यूरेबल है क्या, या फिर और इस पर क्या होगा आगे जाके। तो दिस क्वेश्चन का ये कॉमन क्वेश्चन ही है, ये सारे ही कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली। उसके लिए स्टेजेस मैंने जैसे आपको बताया, तो प्री कैंसरस स्टेज में यस इट इज ऑलमोस्ट 100% क्यूरेबल, अगर हम उस एज में डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसको DCIS स्टेज भी बोला जाता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। उसमें सिर्फ उस गांठ को निकाल दिया जाता है, उस एरिया को निकाल दिया जाता है जहां पर कैंसर बन रहा होता है, एंड उन पेशेंट्स को ना कीमोथेरेपी की जरूरत होती है, ना रेडियोथेरेपी की, ट्रीटमेंट इज डन, एंड उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत ही अच्छे रहते हैं, वंडरफुल 80 to 100% ऑलमोस्ट, एंड क्यूरेबल भी रहते हैं। अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें कैंसर जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का हो जाता है, 3 से 4 सेंटीमीटर से कम रहते हैं, उसमें भी एक्चुअली चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर एकदम ही डेथ की तरफ आपको धकेल देगा, या ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसमें पेशेंट का मरना तय है। लोग यही सोच के उसका कैंसर का ट्रीटमेंट निग्लेक्ट करते हैं बिकॉज ये सुपरफिशियल ऑर्गन है, आपके पेट से अटैच नहीं है, तो आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है शुरुआत के स्टेजेस में, इसलिए इसके ज्यादातर स्टेजेस निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये लेट स्टेज में पकड़ में आता है, जो कि स्टेज 4 रहती है या स्टेज 3 रहती है, तो सर्वाइवल चांसेस उस हिसाब से कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है, खुद अकेला ब्रेस्ट में नहीं है, उसने जैसे लिवर को इन्वॉल्व कर लिया है या फिर लंग्स को इन्वॉल्व कर लिया है, जो स्टेज 4 या मेटास्टेटिक स्टेज भी बोला जाता है, लेट स्टेज है, तो उसमें चांसेस सर्वाइवल के और क्यूरेबिलिटी के कम रहते हैं, काफी कम रहते हैं, क्योंकि उसने दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लिया है। तो आप एक जगह ट्रीट करेंगे, दूसरी जगह आ सकता है, दूसरी जगह ट्रीट करेंगे, तीसरी जगह आ सकता है, बट ऐसे केसेस में उसको छोड़ना नहीं कि नहीं हम ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे, नो। ऐसे केसेस में भी स्टेज 3 में भी चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं। आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है, मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है कि हम अच्छी अच्छी कीमोथेरेपीज हैं, मेडिसिन है, जिसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ही इतने आर्टिकल से इतनी ज्यादा टेस्ट हुए हैं कि उन टेस्ट के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी रहेगी और कौन सी खराब, उसके हिसाब से उन पेशेंट्स को उनके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। Definitely. So one more question from the patient, that is, मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मेरी दादी को भी हुआ था, तो मुझे कितने % चांसेस है कि मुझे कैंसर होगा? So heredity and breast cancer. सी हेरिडिटरी और फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर्स जो रहते हैं वो 5 to जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर जिनको हम बोलते हैं, वो 5 to 10% पॉपुलेशन में रहते हैं, जनरली 5%। लेकिन माँ को हुआ था, दादी को हुआ था, सिर्फ इतनी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं रहती, कौन सी एज में हुआ था, कौन सी स्टेज में हुआ था, क्या उनको अर्ली स्टेज में हुआ था जब कोई बच्चा पैदा होने वाला था, प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ था, प्रेगनेंसी के बाद हुआ था, उस टाइम तक उनका जो पाड़ी रहता है, पीरियड्स रहते हैं, वो बंद हो गए थे या नहीं, यानी वो मीनोपॉज स्टेज के बाद हुआ था या मीनोपॉज स्टेज के पहले हुआ था। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। दादी को कौन सी स्टेज में हुआ था, उनकी उम्र क्या थी, अगर किसी को 70 साल की उम्र में हो रहा है, दादी को 70 साल की उम्र में हुआ, माँ को भी 70 ईयर्स में हुआ, तो उसमें जेनेटिक हिस्ट्री की संभावना कम रहती है, क्योंकि वो एज रिलेटेड फैक्टर है। अभी ये हो सकता है कि हाँ उस फैमिली में 2 लोगों को हो गया एक्सीडेंटली, तो उसको टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे कि ब्राका टेस्ट आपने सुना होगा, एंजेलिना जोली का जो उन्होंने टेस्ट करवाया था। सो वो टेस्ट पेशेंट्स करवा सकते हैं, पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बट आजकल करवा सकते हैं। वो टेस्ट इतने चीप नहीं रहते, इतने सस्ते नहीं रहते कि आप करवा सके, महंगे रहते हैं, इसलिए हमेशा कंसल्टेंट को पूछने के बाद ही करें तो बेटर रहेगा। बट ऐसे पेशेंट्स ने ये सोचना कि मुझे कितने % चांस है,
तो वील से कि हाँ 5% हो सकते हैं, बट ये कंफर्म नहीं है जब तक आप टेस्ट नहीं करवाते या उनकी कोई टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है कि उनको ब्राका पॉजिटिव था या नहीं। ओके, सो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी है मैम आपने। और एक सवाल है कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, एज आई एम अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, मेनी फीमेल्स आज दिस क्वेश्चन कि ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रिलेशन है, चांसेस आर रिड्यूस्ड विद द ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसे सुना है मैडम, ये सच है क्या? ये हाँ, ये सच है। इसका रिलेशन कॉमन सेंस से है। आपको मैं एक स्टोरी की तरह बताती हूँ कि इसका रिलेशन रहता है। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का जो कारण रहता है वो रहता है अनअपोज्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, यानी जो हमारा फीमेल हार्मोन है जिसकी वजह से हम लोग फीमेल हैं, आप हो मैं हूं, तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। जब वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का अननेसेसरी एक्शन प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, अनअपोज्ड ऑपोजिट एक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंड उसकी वजह से कोई सेल डिफेक्टिव जनरेट होता है, वो हमारे बॉडी के थ्रू किल नहीं हो पाता एंड वो कैंसर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर बनता है। सो लेडीज बोलती हैं कि कैन बी अवॉइड, वी कैन नॉट, बिकॉज बीइंग अ लेडी इज एन इन्विटेशन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, विच आई से टू एवरीवन। बट वो इन्विटेशन आपने बुलाना है या नहीं, ये आप पे डिपेंड भी करता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर स्पोरेडिक रहता है, यानी आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड रहता है, आपके एनवायरमेंट फैक्टर से, आपके स्ट्रेस लेवल से, आपके डे टू डे एक्टिविटी से भी रिलेटेड रहता है। तो जो आप आज करेंगे उसका फल आपको 30 से 40 साल बाद मिलेगा। सो जो लैक्टेशन वाली लेडीज हैं कि लैक्टेशन करने से ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट होता है क्या? यस। अगर 1 साल कोई लैक्टेशन करता है, फीडिंग करवाता है, तो उसको 4.5 से 4.7% तक 4.7% तक प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर कोई 2 साल करवाता है फॉर 2 बेबीज, नॉट फॉर अ Yes. सिंगल बेबी, फॉर Okay. 2 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज, तो उनको 9.2 से 9.7% का बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक सिंपल सी चीज है कि उस टाइम पीरियड्स नहीं आते, नहीं आते हैं। यानी आपका वो हार्मोन है नहीं जो पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड यानी ईस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा कम रहता है और दूसरा हार्मोन हाई रहता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे दूसरा हार्मोन एक्टिवेट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि बोन की डेंसिटी को किल करता है, यानी संधिवात को इनिशिएट करने की कोशिश करता है, ना कि ब्रेस्ट कैंसर को। तो इसलिए वो हार्मोन के कम हो जाने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि लेट लैक्टेशन नहीं, मतलब जितना जल्दी प्रेगनेंसी हो और जितना जल्दी आप लैक्टेशन करें, तो आपका ब्रेस्ट जो जिस टाइम डेवलप होता है, जो कि 25 से 35 का एज है, जिसमें ज्यादातर लेडीज मैरिड रहती हैं, कंसीव करती हैं, लैक्टेशन करवाती हैं, उस टाइम अगर ये आपको प्रोटेक्शन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, रादर देन एट द एज ऑफ 40 या 38। उसके अलावा दूसरा रीजन है कि उस टाइम पर ऑटोमेटिकली 1.5 साल तक जो है पीरियड्स नहीं आते हैं, तो दैट इज अनदर रीजन कि उतनी साइकिल्स आपकी बच जाती हैं ईस्ट्रोजन एक्सपोजर के लिए, तो उतना टाइम आप सेव हो जाते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज वाइज डेफिनेटली बेनिफिट तो है लैक्टेशन का, मदर के लिए ही नहीं, इवन बेबीज के लिए भी है। अगर आप पीडियाट्रिशियन का इंटरव्यू लेंगे तो वो बताएंगे कि बच्चों के डेंचर्स कैसे ग्रो होते हैं, उनका माउथ कैसे ग्रो होता है, उनके मैंडिबल जो ये टूटी रहती है उसमें कैसे ग्रोथ होती है अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर, क्योंकि लैक्टेशन पे अगर बोला जाए तो इट इज अ वेरी लार्ज टॉपिक, सो डेफिनेटली अभी इस सेशन से मेरा निवेदन है, जैसे कि शिल्पी मैम ने भी कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट फायदा है कि यू कैन सेव द ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम योर लाइफ। तो उसे अगर निकालना है, आने नहीं देना है, इनवाइट नहीं करना है, तो हमें बच्चों को फीड करवाना चाहिए। जैसे कि मैम ने भी कहा कि लाइफस्टाइल का एक भाग है। तो अभी आजकल फीमेल्स बिकॉज ऑफ वर्किंग, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ द ब्यूटी कंसर्न,
दे आर नॉट फीडिंग टू देयर बेबीज। तो कुछ भी करके आपको इस ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है ताकि हम इस ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड कर सकें। So, ma'am, one question is from our patients on our page, if time permits, because it's 5:09. Yeah, sure. Okay. No So problem. one question is from the patient. After delivery feeding के time पे जो breast में redness swelling आता है, तो cyst डॉक्टर निकाल देते हैं। So बाद में फिर से ये cyst आता है, तब in future क्या ये cyst cancerous हो सकती है क्या? So this is the question from. हाँ, इसका आंसर मैंने पहले ही दिया था कि एज के अकॉर्डिंग कैंसर के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। नॉट ओनली कैंसर, सभी डिजीजेस के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि आपकी प्रोटेक्टिव जो वैल्यू है वो कम होती है। ये आपको कोरोना के टाइम पे तो समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हमने बच्चों को और यंगस्टर्स को बाहर निकाला है कोविड से फाइट करने के लिए, जबकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको घर में रहने के लिए बोला है, उनकी मदद करने के लिए कि उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, तो क्योंकि उनकी फाइटिंग कैपेसिटी कम है। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सिस्ट आती हैं वो जनरली लैक्टेशन के टाइम पे वो जनरली गैलेक्टोसील रहती है, यानी मिल्क की गांठ रहती है, लेकिन डायरेक्टली उसको पैल्पेशन या डायरेक्टली एग्जामिनेशन करके नहीं बोला जा सकता। एक सोनोग्राफी छोटी सी होगी तो उसमें पता चल जाएगा अंदर पानी है, दूध है, या फिर वो दूध जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, वो मिल्क जो है वो इन्फेक्ट हो गया। तो अगर वो इन्फेक्ट हो गया है तो उसको एब्सिस बोलते हैं। एब्सिस जैसे कि एक बड़ा पिंपल हो गया ब्रेस्ट के अंदर, स्किन पे जैसा पिंपल होता है वो पेनफुल रहता है, वैसे ही वो ब्रेस्ट के अगर अंदर की तरफ हो गया तो वो एब्सिस का रूप रहता है। सो उस केसेस में उसको निकालना पड़ता है, उसको या तो सिरिंज से हम निकालते हैं या फिर हम उसको ऑपरेशन करके निकालते हैं। इनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या वो दोबारा से आता है? आ सकता है, जब भी इम्यूनिटी कम है या कोई इन्फेक्शन बैठता है ब्रेस्ट में तो इस टाइप के एब्सेसेस या सिस्टिक लम्प्स आ सकते हैं। उसको ना आने के कोई रीजंस है क्या, मतलब कारण? उसका आंसर आपके पास है। आप अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, ब्रेस्ट को फील करिए। आप उसको कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेस्ट है, जब तक ब्रेस्ट है उसमें ब्रेस्ट सेल्स रहेंगे, सेल्स हैं तो उसमें डिफेक्ट हो सकता है। जैसे कि फेस पे एक बार फेस वॉश किया तो पिंपल अवॉइड नहीं होते, डेली फेस वॉश करना ही पड़ता है, रोज धोना ही पड़ता है, रोज क्रीम लगानी ही पड़ती है आपने। सो ब्रेस्ट में भी ऐसा ही रहता है कि आप कुछ अंदर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप उसका ध्यान रख सकते हैं। उस केसेस में इम्पोर्टेंट रहता है आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, आप कैसे चीजों से ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं या ब्रेस्ट डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एक तो हमने डिस्कस किया लैक्टेशन जो इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वॉकिंग करना या एक्सरसाइज करना। ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है स्टडीज में कि अगर कोई 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक 30 to 45 मिनट्स की वॉक डेली करता है, 24 घंटे में आधा घंटा या 1 घंटा आपने वॉकिंग करनी है, सिर्फ वॉकिंग करो और कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अच्छी वॉकिंग करो विच शुड बी स्ट्रेस फ्री, आपने एंजॉय करना चाहिए वॉकिंग को। ऐसा नहीं है उस टाइम आप फोन पे लगे हैं एंड सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस की, वो नहीं करना है क्योंकि एक तरफ आप अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं। सो स्ट्रेस फ्री वॉकिंग अगर आप उतना कर पाते हैं तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर will reduce by 14 to 27%. It is already proved कि 14 से 27% तक कम हो जाता है, जो कि 2 साल की लैक्टेशन से भी ज्यादा प्रिवेंशन है, जो हम बिना प्रेग्नेंट हुए भी कर सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है वॉकिंग। यही कारण है कि मेट्रो सिटीज में जैसे कि मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसी सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू गांव में, विलेजेस में, क्योंकि वहां पर उनकी ऑटोमेटिक वॉकिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पर जाने के लिए ऑटो नहीं है, टैक्सीज नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर चल लेते हैं, थोड़ा बहुत चलना उनका हो जाता है। हाँ, अगर कोई नहीं चलता है तो वो अलग बात है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज है कि गांव में हमें निग्लेक्टेड कैंसर ज्यादा मिलते हैं, जबकि शहरों में उसका इंसिडेंस इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हमारे लिए ही टाइम नहीं है। एंड फीमेल्स को स्पेशली, उसमें मैं बोलूंगी कि फीमेल्स अपने आप को बैकवर्ड रखती हैं,
कि मेरे पूरा परिवार की पहले चीज हो जाए, मेरे ऑफिस की पहले चीज हो जाए, मेरा घर पूरा साफ हो जाए, उसके बाद मैं वॉकिंग कर लूंगी। अगर आप ये सोच के वॉकिंग करेंगे तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। सो वो नियम बनाना है। तो रिकरेंस ना हो इसके लिए और प्रिवेंटिव के लिए भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ईट हेल्दी, exercise healthy and stay healthy is, we can say, the answer for all this scenario to create the awareness. यस। तो my next question is, मैम, कि अगर लंप आता है या कैंसरस डिटेक्ट होता है तो इज इट नेसेसरी टू रिमूव होल ब्रेस्ट एवरी टाइम? नो, हमेशा ये जरूरी नहीं है। उसकी तो मैं स्पेशलिस्ट ही हूँ एक्चुअली। मैं ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन हूँ, मतलब कैंसर भी रिमूव करना प्लस ब्रेस्ट को इस तरीके से शेप देना कि वो नॉर्मल ब्रेस्ट की तरह लगे जो पहले वाला है, या फिर उसको बचाना पूरी तरीके से या एटलीस्ट 70-80%, और अगर निकालना भी पड़े तो उसी की तरीके का नया ब्रेस्ट बनाना। सो ये प्लास्टिक वर्क में आता है जो बेसिकली ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। सो ऐसे केसेस में जो मैंने आपको स्टेजेस बताई कि जैसे जो प्री कैंसरस स्टेज है उसमें ब्यूटीफुली हम ब्रेस्ट पूरी तरीके से बचा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत पार्ट जिसमें कैंसर रहता है वो निकालना पड़ता है, जो कि धीरे धीरे ग्रो भी हो जाता है। नाउ दूसरी चीज रहती है अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा पार्ट निकाला जाता है एंड उसको ब्रेस्ट के किसी टिश्यू या फिर आजू बाजू की टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है, या फिर उसी में ऐसा शेप दी जाती है कि वो टाइट हो जाए और वो दूसरी साइड की ब्रेस्ट की तरह ही दिखे। मेस्टेक्टमी पहले किया जाता था, आजकल कम किया जाता है। मेस्टेक्टमी ज्यादातर गांव के एरियाज में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर रेडिएशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है अभी तक। हमारा इंडिया अभी तक डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उस हिसाब से हमें कई बार लेने पड़ते हैं डिसीजंस। सो जब हम पेरिफेरल एरियाज में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ब्रेस्ट सेव करना ही इम्पोर्टेंट है। उस केसेस में हम ये देखते हैं कि पेशेंट का फाइनेंशियल बर्डन कितना है, क्या वो आगे रेडिएशन ले पाएगा या नहीं। ऐसे केसेस में मेस्टेक्टमी की जाती है, या फिर जब स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब रेडिएशन की जरूरत है ही, तब मेस्टेक्टमी होती है। तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे नया ब्रेस्ट बनाया जा सकता है। और अगर कोई लेडी यंग एज में मेस्टेक्टमी होती है, लाइक 25 ईयर्स या 28 ईयर्स की है या 30 ईयर्स की है, उनको कैंसर डिटेक्ट होता है, उनका मेस्टेक्टमी हमें करनी पड़ती है। ये एक और कॉमन क्वेश्चन है कि क्या वो आगे चल के ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं क्या? यस, करवा सकते हैं दूसरी साइड के ब्रेस्ट से। उस साइड के ब्रेस्ट से शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि हमने मेस्टेक्टमी मतलब फुल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया। सो उससे नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट हाँ दूसरे ब्रेस्ट से पॉसिबल हो सकता है अगर टाइम परमिट करता है एंड एवरीथिंग परमिट्स। एंड मेस्टेक्टमी हमेशा आजकल पूरा ऑप्शन नहीं है, बट यस कुछ कैंसर्स में अभी भी वो रिलायबल ऑप्शन है। और एक सवाल है मैम, जैसे कि मेरे पास भी ऐसे 2-3 केसेस आए थे, न्यूली मैरिड कपल detected with the breast cancer, then mastectomy done, so only one breast was there, but they were afraid कि अभी प्रेगनेंसी का चांस लेना है या नहीं लेना है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारा जो काम है आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार का, तो प्रिकंसेप्शनल काउंसलिंग बहुत ज्यादा आते हैं। तो 2 सवाल है कि एक, जिनका एक ब्रेस्ट कंप्लीटली निकाल दिया है, वो क्या प्रेगनेंसी का चांस ले सकते हैं क्या? और अगर लंप है और इट इज नॉन कैंसरस, तो वो प्रेगनेंसी का चांस ले सकते हैं? ओके जी, दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं लेकिन बहुत कॉमन दिखने वाले क्वेश्चंस हैं। सो पहले मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जो पेशेंट्स को अगर कैंसर है और उनका एक साइड का ब्रेस्ट निकाल दिया है तो यानी उनको एक कैंसर है। अभी उसमें ये जानना जरूरी होता है कि कैंसर का स्टेज कौन सा है। जनरली हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से कैंसर शुरुआत के सालों में आने के चांसेस रहते हैं। सो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप 2 साल रुक जाओ और उसके बाद आप कंसीविंग का ट्राई कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम कि कंसीव नहीं करना है। हाँ, एक्स्ट्रा आईवीएफ या फिर एक्स्ट्रा हार्मोन लेके कंसीव करना हम हमेशा मना करते हैं, क्योंकि उससे आपके हार्मोन्स फिर से चेंज होते हैं एंड कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट नेचुरली कोई कंसीव करता है, विच एक्चुअली माय पेशेंट्स डिड,
इवन कीमोथेरेपी के बाद भी ये बोला जाता है कि पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते हैं, बट few of my patients actually after 5 years of treatment they conceived naturally. So उनका स्ट्रेस लेवल एंड उनका हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन, एक रिलेशन ऐसा बन जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, एक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उनको कोई आगे चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एंड लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग से समटाइम्स दे विल कंसीव नेचुरली ऑल्सो. सो वो कंसीव कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 साल का वेट करना बेटर रहता है. 2 साल वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट खत्म होने में और ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स भी कुछ रहते हैं, वो बच्चे में ट्रांसफर ना हो और इमीडिएटली उनके हार्मोन्स रिवर्स ना हो, हम थोड़ा टाइम देते हैं. नाउ दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को लंप रहता है, डिटेक्टेड लंप, एंड उसने कंसीव किया है, ऑलरेडी पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो हम प्रायोरिटी उस चीज को देते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली बेबी सबके लिए है. सो इसलिए इतने सारे IVF सेंटर्स हैं, आई से. तो मदरहुड इज अ डिफरेंट फीलिंग. तो ऐसे केसेस में हम लम्प्स को कुछ करते नहीं है. समटाइम्स एक छोटा सा बायोप्सी या FNAC की जरूरत होती है, सिर्फ उसको प्रूव करने के लिए कि वो नॉन कैंसरस है. एंड ऐसे केसेस में लंप को छोड़ दिया जाता है, एंड जब पेशेंट फीडिंग कंप्लीट कर लेता है उसके बाद, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी, फीडिंग 1 साल के होने के बाद, वी कैन इजीली रिमूव दैट लंप और टेक इट ऑन फॉलो अप. अगर छोटा लंप है, बहुत ही 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर के लंप है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको तो FNAC भी नहीं करना पड़ता. वी कैन कीप एंड मॉनिटर इट विद द एग्जामिनेशन एंड रेगुलर एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड टेक्निक से. सो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है. तो दिस वाज अ क्वेश्चन कि काफी लोगों के दिमाग में होता है बट पूछ नहीं पाते हैं. तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग होंगे यहाँ पे, जिनके रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में या पहचान में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उनको काफी आशा का किरण मिलेगा और दिलासा मिलेगा आपके इस आंसर से. So thank you so much, ma'am. One question from the Facebook page: how much chances are there in the male patient to develop the breast cancer or a chest cancer? That is basically male breast cancer is very less. It is 1 to 2%, 1% documented hai. But I myself operated so many male breast cancers, so I think वो neglect हो जाता है. जो patients उसके कुछ sign and symptoms रहते हैं, ये जो basic sign and symptoms थे वो तो मैंने आपको बताया ही था. लेकिन मेल्स में अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर आता है तो वो गायनेकोमेजिया यानी मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की तरह उसमें गांठ होना और उस गांठ का कन्वर्जन होना कैंसर की तरफ, उस तरीके से भी आता है. कई बार फैमिलीज में रन करता है, जैसे कि मैंने बताया जेनेटिक कैंसर्स जो रहते हैं वो सिर्फ फीमेल्स में ट्रांसफर नहीं होते हैं. ऐसे केसेस में मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपके हाफ जीन आपकी मदर साइड से रहते हैं, हाफ जीन आपके फादर साइड से रहते हैं. एंड हो सकता है अगर फादर की सिस्टर को अगर कैंसर है या फिर मदर को या मदर की सिस्टर को है, वो हाफ जीन, एक जीन आपको ट्रांसफर हो सकता है. इसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन अगर किसी को होता है, किसी को जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव रहती है, तो हम मेल और फीमेल दोनों को ही ब्राका टेस्टिंग के लिए डिटेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें जेनेटिक हिस्ट्री होना जरूरी है. मेल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उसका स्प्रेड बहुत फास्ट होता है. रीजन, फीमेल्स में ब्रेस्ट थोड़ा सा बल्की रहता है, मेल्स में ऑलमोस्ट चेस्ट वॉल से चिपका हुआ रहता है. तो अगर फीमेल में 2 सेंटीमीटर की गांठ है, वो अगर पीछे की तरफ नहीं है, ब्रेस्ट में आगे की तरफ है, तो उसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा. जबकि मेल्स में वो डायरेक्टली चेस्ट वॉल से स्टिक होके जल्दी से उसका ब्लड सप्लाई लेके फैल जाती है, तो उसमें थोड़ा एग्रेसिव रहता है, लेकिन कम परसेंटेज रहती है. बट यस, आई हैव ऑपरेटेड, तो है परसेंटेज काफी है, आजकल काफी बढ़िया कि फीमेल्स में मेंसेस के हर बाद में आपको एग्जामिनेशन करना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन. डू यू सजेस्ट एनी एग्जामिनेशन फॉर द मेल पेशेंट्स आल्सो फॉर देयर ओन? ऑन देयर ओन, सी जनरली डिफरेंस इसलिए रहता है मेल और फीमेल में. अपनी कम्युनिटी में, मतलब इंडियन कम्युनिटी में डिफरेंस ये है कि फीमेल्स में ब्रेस्ट ज्यादातर अपने इंडियन कम्युनिटीज में ढका रहता है, दे वोंट एक्सपोज द ब्रेस्ट, while males have it is a elegant thing for them to expose the chest.
सो पूजा के टाइम पे भी दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम शर्टलेस। सो उनको पता ही चल जाता है जब भी ब्रेस्ट एनलार्ज होगा, उनका है तो ब्रेस्ट उनके में भी, लेकिन रूडिमेंट्री कम है। जब वो ज्यादा बढ़ने लगे, उसमें कोई गांठ लगे उनको, तो जब भी ऐसा लगे तो वो डॉक्टर से मिलें और सलाह लें उनकी, एंड उस चीज को अवॉइड ना करें। जल्दी मिलें, जल्दी से जल्दी उसका निदान मिल जाएगा उनको। So, in short, the early detection is for the early cure. जैसे फीमेल्स में है वही सारी चीजें मेल्स में भी लागू होती है. So Yes. one should take care of this. So all males who are listening to this, उनको भी ये चीजें बतानी चाहिए कि मेल्स में भी परसेंटेज बहुत कम है, बट ऐसे हो सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ओवर कॉशियस होते हैं और एक जो होता है वो बिल्कुल ही कॉशियस नहीं होते हैं. सो एटलीस्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, एनी एबनॉर्मल थिंग्स इन द ब्रेस्ट, इधर इन अ मेल और फीमेल, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ. तो ये ध्यान में रखना चाहिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन मैम, अगर किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो लोग डरते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एक शॉर्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि क्या होगा और आपको डरना नहीं चाहिए, या तो ये आप अगर हम सबको बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा. इसमें मैंने आपको पहले एक चीज बता दी कि लेप्रोस्कोपी एंड लेजर टेक्निक ब्रेस्ट में कैंसर में नहीं रहती है, ब्रेस्ट के लम्प्स में नहीं रहती है, लेकिन हाँ मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स रहती हैं हमारे, स्पेशली जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन यानी ब्रेस्ट बचाने वाली टेक्निक्स रहती हैं. सो मोटे मोटे तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट तो सर्जरी है. विदाउट ऑपरेशन इलाज नहीं है उसका, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ता है अनटिल अनलेस किसी को स्टेज 4 है. ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी को ज्यादा महत्व दिया जाता है. सो सर्जरी एक पहला ट्रीटमेंट है जो करवाना ही पड़ता है, उसके सिवाय इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जो भाग सड़ गया है, जो भाग कैंसर ने खा लिया है, खत्म कर दिया है, उस भाग को निकालना ही पड़ता है, पूरा नहीं तो पार्शियल, जितना वो कैंसर स्प्रेड हुआ है जितने एरिया में. नाउ दूसरा थिंग है कि कीमोथेरेपी बेसिकली ड्रग्स रहती हैं, मेडिसिन रहती हैं, इंजेक्शंस और टैबलेट्स के थ्रू दी जाती हैं. टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहती हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल रहती हैं, स्लोली दी जाती हैं. ये कैंसर को कंट्रोल करता है. जो CTCs हैं, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हैं जो बॉडी में फैल गए हैं, उनको किल करता है, उनको कंट्रोल करता है. तीसरा रहता है रेडियोथेरेपी यानी जैसे हमारे को सूर्य की किरणें मिलती हैं, वैसे ही लाल किरणों की एक टेक्निक रहती है जो CT स्कैन जैसी मशीन में लिटा के उसके थ्रू वहां पर फोकस करके दी जाती हैं, जिनको लाल किरणें का ट्रीटमेंट भी बोला जाता है. उससे उस कैंसर के बचे कुचे जो आजू बाजू उस एरिया के ब्रेस्ट में जो कण हैं वो किल किए जाते हैं, पूरी बॉडी के नहीं. रेडियोथेरेपी सिर्फ उसी भाग में दी जाती है जहां पर कैंसर मिलता है या दिखता है और उसके आजू बाजू के एरिया में. चौथा ट्रीटमेंट रहता है हार्मोनल टैबलेट. वो डिपेंड करता है आपकी बायोप्सी में हार्मोन पॉजिटिव आता है कैंसर या हार्मोन नेगेटिव आता है, उसके हिसाब से. अगर कोई किसी को हार्मोन पॉजिटिव आता है तो उसको एक छोटी सी टैबलेट, एकदम मटर के दाने से भी छोटी टैबलेट 5 से 8 साल तक दी जाती है, ताकि कैंसर आने के चांस उसमें कम हो जाएं और वो टैबलेट के थ्रू ही कैंसर कंट्रोल हो सके. बट आगे के लिए पहले तो बाकी ट्रीटमेंट करवाना ही रहेगा. पांचवा ट्रीटमेंट रहता है टारगेटेड थेरेपी. कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनका कैंसर HER2 पॉजिटिव रहता है. आजकल आपने सुना होगा HER2 पॉजिटिव टारगेटेड थेरेपी. ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली होता है. वो HER2 पॉजिटिव वाले कैंसर्स रहते हैं जिनका इंजेक्शन बहुत ही कॉस्टली आता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट कॉस्टली चला जाता है. ऐसे केसेस में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन इंजेक्शंस थोड़ा टाइम ज्यादा के लिए लेने पड़ते हैं एंड वो कुछ मंथली ड्यूरेशन के हिसाब से दिए जाते हैं. सो ये मोटे मोटे तरीके से 5 तरीके के ट्रीटमेंट हैं, और ये सारे ट्रीटमेंट डिसाइड होते हैं कि कैंसर का टाइप क्या है, कैंसर की स्टेज क्या है. प्री कैंसरस स्टेज है, DCIS है, तो उसमें सिर्फ सर्जरी. अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी. अगर ब्रेस्ट बचाते हैं तो कीमोथेरेपी भी अवॉइड की जा सकती है. कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो हम लोग करवाते हैं, अगर पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो
उसके थ्रू वो कीमोथेरेपी कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। लाइक ऑन्कोटाइप DX है, कैनासिस्ट है, मामा प्रिंट है। सो ये कुछ टेस्ट हैं जो हम लोग करवाते हैं, बट हर टेस्ट का एक अपना तरीका है कि वो कब करवाना चाहिए। सो पेशेंट अपने आप से नहीं करवा सकता, उनको कंसल्टेंट से बात करनी रहेगी, और जिस कंसल्टेंट को उस चीज की नॉलेज है वही ये टेस्ट लिखें तो बेटर है, ताकि वो उसका इंटरप्रिटेशन दे पाए। सो ऐसे हम लोग टेस्ट करवाते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कीमोथेरेपी नहीं ली है, एंड वो अभी तक 8-10 साल हो गए हैं और उनको कोई कैंसर नहीं आया है। सिर्फ एक छोटा हार्मोनल टैबलेट लेके वो सरवाइव कर रहे हैं एंड हैप्पी हैं। अभी तो उनका हार्मोनल टैबलेट भी बंद हो गया है। सो दे आर ऑलमोस्ट कैंसर फ्री। Yes, very nice, ma'am. So the whole discussion with Dr. Shilpi ma'am was very, very informative and important to create the awareness about the breast in males, females. उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं, कॉजेज से लेकर कि ट्रीटमेंट तक और हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट तक उन्होंने ये चीजें बताई हैं। तो हम सबका कर्तव्य है टू सेव द फीमेल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। डॉक्टर शिल्पी मैम, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने आपका बहुमूल्य समय और आपका बहुमूल्य ज्ञान हम सब में बांटा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम मनस्विनी आयुर्वेद एंड आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार। थैंक यू सो मच। आगे अगर किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो आपके साथ डॉक्टर शिल्पी मैडम का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे फेसबुक पेज पर शेयर कर रहे हैं। अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो मैडम जहाँ पे अटैच्ड है वहां पे मिलके या फिर मैडम के पर्सनल क्लिनिक में मिलके भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। और जो भी कॉमन FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके आंसर तो उन्होंने ऑलरेडी दिए हैं। अगर कुछ पेज पे क्वेश्चंस आते हैं तो मैडम डेफिनेटली विल आंसर इट। श्योर। मैम कुछ बोलना चाहते हो? थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये ऑलमोस्ट लास्ट डे है अक्टूबर का, एंड वी हैव ऑर्गेनाइज, बट इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सेशन, क्योंकि इसमें हमने पेशेंट्स जो पूछते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस किया है। एंड अगर उसमें से अगर एक के लिए भी ये फायदेमंद रहता है तो हमारा ये सेशन सक्सेसफुल रहेगा। इसीलिए हम लोग अक्टूबर को पिंक अक्टूबर की तरह सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए ये सब चीजें करते हैं ताकि किसी एक को तो मदद हो सके। सो जिसने भी ये सेशन सुना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट 3 फीमेल्स को, ये एक मूवी का ही डायलॉग है जो सुना है मैंने, सलमान खान की मूवी थी, कि एक जो चीज आप अच्छी सीखते हैं वो एटलीस्ट 3 लोगों को स्प्रेड करें। 3 में से कम एक तो आगे स्प्रेड करेगा ही। तो उतना हमें करना चाहिए। अगर एक फीमेल ने ये लेक्चर सुना है तो एटलीस्ट उसका 25% भी आपने दूसरी फीमेल के साथ शेयर किया, तो उनको कभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप, अगर वो इस चीज को जल्दी पकड़ पाते हैं तो उस टाइम आपको अपनी इस गुड हैबिट का रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मैंने उसको बताया था, इस वजह से उसको जल्दी डिटेक्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो कि अपने रिलेटिव्स को या अपने पास की सहेलियों को बताते हैं, किटी पार्टीज में बताते हैं, बिशी में बताते हैं ये चीजें, और उसके थ्रू वो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। सो गर्भ संस्कार इज अ वेरी गुड थिंग। वन थिंग आई टेल to everyone, I'll always promote actually meditation and गर्भ संस्कार थिंग, क्योंकि अगर आप वो लेते हैं एंड आप उसको कंटिन्यू करें, सिर्फ गर्भ संस्कार के टाइम पे नहीं, वो इतना सूदिंग रहता है, इतना अच्छा रहता है कि आप उसके सेशंस बाद में भी ले सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी, क्योंकि वही टाइम रहता है जब आपको ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है बच्चों का। सो वो आप काउंसलिंग कंटिन्यू इनके साथ कर सकते हैं। एंड इसके थ्रू भी एक्चुअली मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। आपका गर्भ संस्कार के लेक्चर्स जब आप सुनते हैं तो वो कुछ आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ सॉन्ग्स बताते हैं, कुछ टेक्निक्स बताते हैं कि एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए, कैसे आप अपने गुस्से को शांत करें। सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं लाइफ के लिए। आज नहीं रियलाइज होगा, लेकिन 10 साल बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके खुद के लिए। तो लाइफ थैंक यू सो चेंजेस के मच। साथ में जो स्ट्रेस बढ़ जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए stress management and life management through the yoga and ayurveda along with the modern
साइंस, अगर हम सब एक साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो एम है कि पूरे विश्व आरोग्यमय होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। शिल्पा मैम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे पेज पर भी कहती हूँ कि पैथी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनीथिंग। हम सब साथ मिलके एक ही ह्यूमन बीइंग्स पे काम कर रहे हैं, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और हर एक इंसान जो हमारे पेज पर विजिट करता है, मैं उनको भी बताती हूँ कि सभी आपके लिए काम कर रहे हैं, तो सबको साथ में, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, उल्टा सबके साथ चलेंगे, सबको फॉलो करेंगे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी शिल्पी मैम की इस आरोग्य में शुभेच्छा के साथ में आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिल्पी।